Hi everyone, welcome to my channel Futura Learning and I am going to start the series of the Constitution of India. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रियम्बल को. प्रियम्बल क्यों हमें सबसे पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत है वो हम आगे ही समझेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई हैं जो सारी की सारी रिलेशन रखती हैं प्रियम्बल के स्टार्टिंग से और प्रियम्बल से ही. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रियम्बल है. कोई पूरा का पूरा प्रियम्बल याद करना है. प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and the worship, equality of status and the opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो यहाँ पर एक चीज़ एक यहाँ पर असेंबली की बात की गई है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या सोच के इसका आइडिया डेवलप हुआ. अपने प्रियम्बल की जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं. तो प्रियम्बल की यदि मैं बात करूँ तो प्रियम्बल किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन की तो बात आप अभी आगे करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी सबसे पहले बात जो है वो एम.एन. रॉय ने की थी, जिसकी वजह से जो भी कांग्रेस के पार्टी के मेंबर्स थे वो लोग उन लोगों की डिमांड होने लग गई कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है. इसको एक्सेप्ट किया गया इन द ऑगस्ट ऑफर. इसके बाद में कुछ इसके फैक्ट्स हैं वो आप याद रखिए. सबसे पहले तो ये कि इसकी मीटिंग जो हुई थी, इसकी मीटिंग सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. फर्स्ट मीटिंग इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे एस.एन. सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद बने और हमारे पास दो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो थे एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी. बेसिकली टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल हमने 11 सेशन जो हैं वो देखे हैं. 11 सेशन जो था, लास्ट सेशन था जो 24 जनवरी 1950 को इसका लास्ट सेशन हुआ था, जिसे हम 11th सेशन कहते हैं. इसी दिन सारे के सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर थे या फिर जो भी मिनिस्टर्स थे, वो सभी लोग क्या करते थे, आज के दिन 24 जनवरी 1950 को आके उन्होंने सबने साइन किए थे इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम इंडिया में किस तरीके से हमें देखने को मिलता है. यहाँ पर यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ही कंट्री वो थी यूएसए, जिसके पास में खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था. और यूएसए ही ऐसा पहला देश था जिसके पास प्रियम्बल था. लेकिन वहाँ पर क्या था कि जो प्रियम्बल था वो समरी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रियम्बल को बनाया गया, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया गया था. और भी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, कंपैरिजन देखते जाएंगे यूएसए या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा, जो भी कंपैरिजन हमको देखने को मिलेगा वो सभी कंपैरिजन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किए थे और फिर इन्हीं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बना के सारी इसकी समरी जो थी वो प्रियम्बल के अंदर डाली गई. ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इनको पास किया, ये इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इंट्रोड्यूस हुआ था. और 22 जनवरी 1947 को इसे पास किया गया था. बेसिकली ये यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ था.
ठीक चाहता है कि जो प्रियम्बल है इट इज़ ए समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल के अंदर यहाँ पर डेट दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये पता है कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, वो हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। क्यों 26 ऑफ जनवरी 1950 ही चुना गया? इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था, वो मनाया जाता है 26 ऑफ जनवरी 1930 को बनाया गया था। तो इसको एक ग्लोरी रखने के लिए, इसको यादगार बनाए रखने के लिए 26 ऑफ जनवरी 1950 को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। हमने अपने प्रियम्बल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ पावर, सेकंड वन इज द नेचर ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ वन इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। हम इनके चीजों के बारे में सेपरेटली जो है वो बात करेंगे। क्या है सोर्स ऑफ पावर, क्या है नेचर ऑफ इंडिया एंड क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ अडॉप्शन, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रियम्बल पर, जहां पर मैंने अपना प्रियम्बल दे रखा है। वहां से समझते हैं कि क्या सोर्स ऑफ पावर है, क्या नेचर ऑफ इंडिया है, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड क्या है डेट ऑफ अडॉप्शन। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज व्हाट? इट इज अ सोर्स ऑफ पावर। सेकंड आता है हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic. This is a nature of India. इसके बाद आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फेटर्निटी। तो ये सब क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें 26 डे ऑफ नवंबर 1949। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब होता है। डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे 26 नवंबर 1949 दे रखी है। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे प्रियम्बल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वी द पीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, बेसिकली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन जो यहाँ पर ये 2 वर्ड्स आए हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सेकंड वन इज यहाँ पर इंटी आया है। ये 3 वर्ड्स जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आए हैं। तो इसको भी मैं साथ के साथ लिखती चलूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? सोर्स ऑफ पावर के बारे में। सोर्स क्या है यहाँ पे? वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी रूल हो रहा है, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल कर रहे हैं, वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया है। मतलब कि यहाँ पर रूल है ओटोक्थोनी का। यहाँ पर ओटोक्थोनी का मतलब होता है कि टू बी रूल्ड बाय द सॉइल। अपनी सॉइल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। तो वो हो गया ओटोक्थोनी। मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमारा खुद का चुना हुआ एक हमारा व्यक्ति होगा, पीपल ने उसको इलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं सेकंड नेचर ऑफ इंडिया के ऊपर। नेचर ऑफ इंडिया में सबसे पहले आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि हम क्या हैं, इसे हम एक भाषा में बोल सकते हैं कि हम हैं सोवरेन। मतलब किसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है या कोई दूसरा नेशन हमारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कर सकता। तो ये होता है मतलब सोवरेन का। अब यहाँ पर जो सोवरेनिटी है वो 2 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट हो सकती है इंटरनल सोवरेनिटी और एक हो सकती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब है कि कोई अंदर भी ऐसा कोई नहीं, इंटरनली भी ऐसा हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हमारे ऊपर रूल करे। जैसे पहले राजा महाराजा हमारे ऊपर रूल किया करते थे। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब है कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर डोमिनियन स्टेटस ना करे या डोमिनेंस हमारे ऊपर ना करे। तो हम लोग इंटरनल सोवरेन भी हैं और एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी हमारे पास है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोवरेनिटी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड विच इज द सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसे हम हिथरेटो इम्प्लीमेंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बेसिकली हमारा जो सोशलिस्ट है, हमारा जो सोशलिस्ट होता है वो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है। हमने कौन सा सोशलिज्म चुना है? हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चुना है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है जिसमें मार्क्सिस्ट के साथ साथ गांधीयन सोशलिज्म जो है वो दोनों ही आते हैं। जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था उसके अंदर ये था कि हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए थ्रू रिवॉल्यूशन। हम जो भी सोसाइटी को अचीव करेंगे वो करेंगे रिवॉल्यूशन के थ्रू। लेकिन गांधी जी ने कहा, गांधी जी चाहते थे कि हम अचीव करें सोशलिज्म बाय पीसफुल मीन्स, कि हमें लड़ाई दंगा नहीं करना है, हम शांति का रास्ता चुन के हम सोशलिज्म कर सकते। तो इंडिया के अंदर कौन सा है? इंडिया के अंदर जो है वो मिक्सचर है इन दोनों का, मार्क्सिस्ट भी है प्लस गांधीयन भी है। इन दोनों का एक ही मायना था, इन दोनों का यही था कि हमें एक क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है विच इज अ नेचर ऑफ इंडिया का आता है सेक्युलर। ये भी जो वर्ड सेक्युलर है, इट इज केम इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, अब बेसिकली जो सेक्युलर वर्ड टर्म था ये मैकियावेली ने दिया था। सेक्युलर वर्ड जो है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये किसने दिया था? ये मैकियावेली ने दिया था। मैकियावेली कहता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। ये यूरोपियन सेक्युलरिज्म है, इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सेक्युलरिज्म कहते हैं। हमारे पास इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म था जिसके अंदर हम क्या करते थे? जिसके अंदर हम लोग वॉचफुल एम्बिवेलेंस करते थे कि हम उसमें इंटरफेरेंस करेंगे भी और इंटरफेरेंस नहीं भी करेंगे, दोनों चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है विच इज़ टू डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन वर्च्यू विजडम ऑफ कॉमन मैन। में डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है वो दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमारी दो प्रकार की होती है, पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल। डायरेक्ट की यदि हम बात करें उसके 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है रेफरेंडम। इधर 4 टाइप्स के होते हैं, रेफरेंडम, इंटेंटिव, रिकॉल एंड प्लेबिस्सिट। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? प्रपोज लेजिस्लेचर बाय द डायरेक्ट वोट। मतलब लेजिस्लेशन को कोई भी काम करना होता है वो पीपल के पास जाके वोट करवाते हैं और वहां पे जाके समझ में देखते हैं कि तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। अब आता है इंटेंटिव। इंटेंटिव का मतलब होता है कि लोग जो होते हैं वही प्रपोज करवाते हैं बिल को टू लेजिस्लेचर फॉर द एनैक्टमेंट। रिकॉल का मतलब आ जाएगा वोटर्स रिमूव कर सकते हैं अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके, जो कैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक्सपायरी से पहले कि हमें रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं है, हम रिकॉल करेंगे और उसको वहाँ से हटा देंगे। प्लेबिस्सिट का मतलब होता है यूज टू सॉल्व। भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं प्लेबिस्सिट के द्वारा। तो दीज आर द 4 मेथड्स या 4 कीज हैं जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सारे के सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इन 4 टूल्स पर काम करती है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पर आते हैं, रिपब्लिक का मतलब है द स्टेट है वो मोनार्क नहीं होके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम उसको रिपब्लिक कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल। जो जस्टिस ऑब्जेक्टिव था ये हमें देखने को मिलता है, ये आता है रशियन रिवॉल्यूशन से। अब इसमें जो 2-3 टर्म्स आते हैं विच इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल। सोशल का मतलब ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, सोसाइटी के हिसाब से हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम किसी को भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इकोनॉमिक लेवल पे।
हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हम किसी के साथ नहीं कर सकते। जब हम यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक को मिलाते हैं, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को जब मिलाते हैं तब यहाँ पर बनती है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तब यहाँ पर बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। हमारा सारा जस्टिस के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड जो है वो है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसमें ये सब लिबर्टी के लिए आता है। जो ये लिबर्टी कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी कॉन्सेप्ट हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को मिलता है। उनका कहना यहाँ पर यह है कि हमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि जो हम सोचते हैं, जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बिलीफ, फेथ, वर्शिप को, वो हम उन सब चीज़ों को क्या कर सकें, दिखा सकें, हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, बिलीफ, फेथ, वर्शिप को। अब सेकंड वन आता है हमारा, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो आता है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। कि इक्वलिटी जो है वो एक ऐसा स्टेटस और अपॉर्चुनिटी है जो सबके उसमें अधिकार में बराबर आना चाहिए। तो ये जो इक्वलिटी कॉन्सेप्ट है, दिस इक्वलिटी कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आया था। अब इसके बाद थर्ड आता है जिसका मतलब है फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। एक वर्ड है जो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंसर्ट की गई है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद में एक डायग्राम बनता है फेटर्निटी इन तीनों को मिला के। तो इज इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों का जो बीच का एक आता है इसे हम कहते हैं ट्रिनिटी। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि इक्वलिटी नहीं है तो लिबर्टी फ्रेटर्निटी नहीं मिल सकती, यदि लिबर्टी नहीं है तो इक्वलिटी फ्रेटर्निटी नहीं हो सकती, यदि फ्रेटर्निटी नहीं है तो इक्वलिटी लिबर्टी नहीं हो सकती है। तो ये तीनों जो हैं एक साथ हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन के यदि बारे में बात करूं, डेट ऑफ अडॉप्शन हुई थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, इन हमारे सब आर्टिकल्स जो थे वो आ गए थे, बाकी जो था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को आए थे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, या क्या प्रिएम्बल अमेंडेबल? इसका आंसर है यस, प्रिएम्बल इज अमेंडेबल। क्यों है? क्योंकि इसको सिर्फ अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले बेरूबारी यूनियन केस 1960 में ये कहा गया था। इस केस बारी क्या है, बेरूबारी एक जगह थी वेस्ट बंगाल के अंदर जो पहले जो बोला गया था कि पाकिस्तान का पार्ट है। जब वो बांग्लादेश, जो नया बांग्लादेश है, वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। वो बोला गया था कि ये जो बेरूबारी एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे पाकिस्तान के हक में आना था, लेकिन ये इंडिया के पास है। तो क्या हम इसे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें ये बोला गया था कि प्रिएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ लाइट हाउस व्हेन यू लॉस्ट। इट इज़ नॉट, क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं है, ना ये एनफोर्सेबल है। इसके बाद सेकंड केस जो हुआ था वो था शिवानंदा भारती केस 1973 प्लस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। उसमें ये बोला गया था प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट हैव अ लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। इसका कोई भी लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं है, क्योंकि ये एनफोर्स नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नाना पालकीवाला जी कहते हैं प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाना पालकीवाला जी कहते हैं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर कहते थे प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। मतलब प्रियम्बल हमें ये बताता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उनकी सोच थी और कितना हम ज़्यादा तक सोच सकते हैं। के मुंशी जी कहते हैं द प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम हिदायतुल्लाह कहते हैं इट इज़ अवर सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हिदायतुल्लाह क्या कहता है? इट इज़ अ सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू एवरीवन। फर्दर डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग।